हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल विल बी सेम बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले नर्वस कंट्रोल था, अब केमिकल कंट्रोल है। तो केमिकल कंट्रोल को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। इफेक्ट ऑफ CO2 टेंशन यानी CO2 का कंसंट्रेशन। अब ये CO2 कंसंट्रेशन 2 जगह होगा, एक आर्टेरियल ब्लड में होगा, एक लंग्स में होगा। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ O2 टेंशन, जिसको बाद में हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया ब्रेन स्टेम यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोलाई और न्यूमोटैक्टिक सेंटर, जिसको बहुत डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बयान किया है। तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत ही सेंसिटिव है किसका? अल्टरेशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो केमिकल कंपोजिशन है, इस केमिकल कंपोजिशन में बेसिकली CO2 होगा, O2 होगा, pH होगा। pH मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। ये इसके जरा सा भी चेंजिंग पर बहुत डिपेंड करता है और सेंसिटिव होता है इसका। अगर CO2 कंसंट्रेशन हाई हो गया तो क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन लो हो गया तो क्या होगा, उसी तरीके से O2 कंसंट्रेशन अगर हाई हो गया तो क्या होगा, O2 कंसंट्रेशन अगर लो हो गया तो क्या होगा। सिमिलरली द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इफ इंक्रीज तो व्हाट विल हैपन एंड इफ डिक्रीज व्हाट विल हैपन। हम इस चीज़ को 1 बाय 1 डिटेल में बयान करेंगे। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू अल्टरेशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जैसा कि मैंने अभी कहा। द चेंजेज इन, ये ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन को अल्टर करता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ? ब्रीदिंग, टाइडल वॉल्यूम। आप ऐसे भी तजुर्बा कर चुके होंगे कि जब CO2 की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में बढ़ जाता है तो तेज़ तेज़ हम लोग सांस लेते हैं। क्यों? उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो वही चीज़ बयान करना है 1 बाय 1। तो नंबर 1, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन CO2 टेंशन। इंक्रीज्ड CO2 टेंशन इन इंस्पायर्ड एयर इंक्रीजेज रेस्पिरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो हम इंस्पायर्ड एयर है, अगर उसमें CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करेगा। ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग अप टू 5% CO2, यानी जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं यानी अंदर ले रहे हैं, अगर उसमें 5% CO2 है तो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा वो, लेकिन रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी वेंटिलेशन बढ़ेगा। वेंटिलेशन किसे कहते हैं? हवा को अंदर करना, हवा को बाहर करना, जिसको ब्रीदिंग हम कहते हैं। एक कंडीशन हुआ, क्या कंडीशन हुआ? कि ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग अप टू 5% CO2, यानी CO2 का अगर 5% तक है तो वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि इफ CO2 कंसंट्रेशन या कंटेंट रेज्ड फर्दर, यानी 5% से ऊपर जा रहा है, किसमें? इंस्पायर्ड एयर में, तब ये क्या करेगा? तो अल्व्यूलर CO2 राइज करेगा। ये जो अल्व्यूलाई है, यहां पर CO2 का कंसंट्रेशन राइज करेगा। फिर से 5% से CO2 कंसंट्रेशन अगर बियॉन्ड जा रहा है तब अल्व्यूलर CO2 कंसंट्रेशन राइज करेगा और एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, यानी ब्लड में
CO2 जमा होगा। ब्लड में क्या होगा, CO2, ये ब्लड है, इसमें CO2 एक्युमुलेट करेगा, इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा। जब ब्लड में CO2 इंक्रीज करेगा, एक्युमुलेशन होगा, कॉजेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा, एसिडोसिस। एसिडोसिस मीन्स CO2 जो है वाटर से रिएक्शन करने के बाद कार्बनिक एसिड बनाएगा, कार्बनिक एसिड बनने की वजह से एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसी को एसिडोसिस कहते हैं। CO2 रेस्पिरेशन रेट यानी वेंटिलेशन पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है और रिफ्लेक्सली इफेक्ट करता है थ्रू द साइनो एओर्टिक बॉडीज। साइनो एओर्टिक मीन्स साइनस और एओर्टा के बीच में बॉडीज होता है, इसके जरिए ये डायरेक्टली और रिफ्लेक्सली अफेक्ट करता है किसको, वेंटिलेशन को। CO2 एक्सेस यानी एक्सेस अगर हो गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। CO2 अगर नॉर्मल से घट गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटेगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इंक्रीज्ड CO2 द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, रिड्यूस्ड CO2 द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेस। The next point is effect of hydrogen ion concentration. The effect of hydrogen ion concentration. Alteration of H ion concentration alter pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation means breathing. Pulmonary ventilation means breathing. Incoming air, outgoing air together called breathing. Acidosis. Respiration rises क्योंकि एसिडोसिस में CO2 concentration बढ़ जाता है। कहाँ पे, आर्टेरियल ब्लड में, ना कि लंग्स में। अल्कैलोसिस, रेस्पिरेशन फॉल्स, यानी जब अल्कैलोसिस यानी CO2 कंसंट्रेशन कम होगा तो रेस्पिरेशन फॉल करेगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हैं। इन एसिडोसिस CO2 टेंशन इन अल्वियोलाई लोअर्स बिलो नॉर्मल। ये जो अल्वियोलाई है इसमें CO2 का कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से कॉजेस मोर पासेस ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, जिसकी वजह से यहां से ज्यादा CO2 लंग्स के तरफ जाता है और लंग्स और जो कि एंड ब्लड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटा देता है, जिससे एसिडोसिस कंपनसेटेड होता है। मतलब ये हुआ कि अल्वियोलाई लेयर में जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन नॉर्मल से बिलो हो जाएगा, तो कम कॉजेस मोर पासेस ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, तो ब्लड से लंग्स की तरफ CO2 ज़्यादा जाएगा जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को घटा देगा, जिससे एसिडोसिस मेंटेन होगा। इन अल्कैलोसिस CO2 इन अल्वियोलाई इंक्रीजेस, less CO2 diffuses out from blood, यानी just opposite to this, and CO2 accumulates in blood and hydrogen ion concentration of blood increases। मतलब कि ठीक एसिडोसिस का उल्टा है कि CO2 जो है अल्वियोलाई में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड से लंग्स में कम CO2 जाएगा और जिसकी वजह से एंड CO2 ब्लड में एक्युमुलेट होगा, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा और वो कम्बेटिंग अल्कैलोसिस। तो अल्वियोलर CO2 टेंशन इज द चीफ फैक्टर दैट रेगुलेट्स CO2 कंटेंट ऑफ आर्टेरियल ब्लड। यानी अल्वियोलाई में जो CO2 का कंटेंट है वो चीफ फैक्टर है किसको रेगुलेट करने के लिए, आर्टेरियल ब्लड CO2 लेवल को, CO2 लेवल ऑफ आर्टेरियल ब्लड को। इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ O2 टेंशन, इसको दो पार्ट में बांटा है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। डिक्रीज्ड O2 कंसंट्रेशन इन इंस्पायर्ड एयर अप टू 13%, यानी इंस्पायर्ड एयर में अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 13% तक है, जो कि कम से कम 16, 17, 18% होना चाहिए, तो इस कंडीशन में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और रेस्पिरेशन में कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं होगा।
अगर 13% से और घट जा रहा है, फर्दर रिडक्शन का मतलब मीन्स बिलो 13%, इंस्पायर्ड एयर बिलो 13% जब चला जाता है, बिलो 13%, तो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स राइजिंग, फील्स अनईजीनेस। जैसे किसी घर में हम लोग रहते हैं, वहाँ सफोकेशन होता है तो कहते हैं जल्दी से खिड़की खोलो, या ट्रेन पर बहुत भीड़ होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, चूंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। तो अप टू यानी 13% तक अगर इंस्पायर्ड एयर में है तब कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर बिलो 13% जा रहा है तब आपको अनईजीनेस फील होगा और रेट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग तेज होगा। ब्रीदिंग तेज क्यों होगा? तो मेंटेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे ये पता चल रहा है, सो CO2 टेंशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर टू एडजस्ट रेस्पिरेशन। O2 लैकिंग विल स्टिमुलेट ओनली व्हेन इट इज सफिशिएंटली रिड्यूस्ड। यानी जब आपने देखा कि 13% तक हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उससे जब बढ़ा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा बढ़ा, लेकिन जब बहुत घट जाता है तब ये करता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि out of O2 and CO2, the CO2 content is more important for chemical control of breathing or ventilation or pulmonary ventilations। जैसा कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि वहाँ 5% से जब बियोन घटता है, बढ़ता है या उससे बिलो होता है तो वो काफ़ी फर्क पड़ता है वहाँ पे। तो ये था लैक ऑफ ऑक्सीजन। इससे आपने देखा कि किस तरह से अफेक्ट पड़ा। इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, इससे पहले लैक ऑफ ऑक्सीजन कहा, तो 60% अगर O2 मिक्सचर है तो हम किसी भी डिस्ट्रेस के बिना हम कंटिन्यूसली सांस ले सकते हैं। अगर 75% O2 मिक्सचर है तो इसको हम कुछ दिनों तक टॉलरेट कर सकते हैं। अगर 75% से ज़्यादा है तो ये इल इफेक्ट दिखाएगा और एनिमल मर सकता है। प्योर ऑक्सीजन अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है तो कुछ घंटा तक बगैर इल इफेक्ट दिखाए हम कर सकते हैं, बगैर इल इफेक्ट दिखाए हम कर सकते हैं। और सेवरल एटमॉस्फेयर डेवलप्स कन्वल्सन एंड रैपिड डेथ। मतलब ये हुआ कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो उस पर रैपिड डेथ हो सकता है। ह्यूमन बीइंग के लिए अगर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का, यानी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें हम फेंटिंग दिखाते हैं, लो बीपी हो जाता है और उसके बाद उससे ज़्यादा होने पर मौत भी हो सकता है। कीमोरिसेप्टर, जिसको शॉर्ट में मैंने PCR लिखा है, डोंट कंफ्यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज नॉट पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है। ये एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस पर लोकेटेड होता है। एओर्टिक आर्चेस और कैरोटिड साइनस पर लोकेटेड होता है। ये जो PCR है रिस्पॉन्ड वेरी फास्ट टू अल्ट्रेशन इन आर्टेरियल CO2 कंसंट्रेशन। यानी ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है ये कहाँ लोकेटेड होता है? एओर्टिक आर्च पे और कैरोटिड साइनस पे। ये PCR जो है बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है किसका? कि अगर CO2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन और pH में कोई भी अल्ट्रेशन हुआ, किसका? आर्टेरियल ब्लड का, आर्टेरियल ब्लड का, आर्टेरियल ब्लड का। Carotid bodies send impulses to the medullary center through carotid sinus nerve and glossopharyngeal nerve। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। यानी ये बॉडी जो है नर्व इंपल्स को मेडुलरी सेंटर पर भेजता है, किसके जरिया? कैरोटिड साइनस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के जरिया, कॉजिंग इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी एंड टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैरोटिड बॉडी स्टिमुलेटेड बाई, यानी किस किस के जरिया?
कैरोटिड बॉडी स्टिमुलेट होता है। लो O2 लेवल ऑफ कैपिलरी ब्लड यानी आर्टेरियल ब्लड, लो पीएच, हाई CO2 लेवल ऑफ कैपिलरी ब्लड। तो ये था पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। मेडुलरी कीमोरिसेप्टर्स, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज परमिएबल टू CO2 but not hydrogen ion. CO2 diffuses through BQ. BQ means brain blood barrier. 3B का मतलब हुआ ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्रेन ब्लड बैरियर एंड फॉर्म्स H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड। दिस कार्बनिक एसिड डिजॉल्व्स इन बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है और ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन कीमोरिसेप्टर इन मेडुला को स्टिमुलेट करता है। इसको फिर से देखिए, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये CO2 के लिए परमिएबल है, हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल नहीं है, यानी अंदर नहीं जाने देगा। तो जिसकी वजह से CO2 जो है डिफ्यूज हो जाता है और वहां जाकर के वो कार्बनिक एसिड बनाता है। वो कार्बनिक एसिड टूटता है बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। वो हाइड्रोजन आयन क्या करता है, CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। वो इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेडुला के कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। इस तरह से रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन केमिकली कंट्रोल होता है। और इस तरह से इसमें कुछ डायग्राम्स भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चार्ट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें, इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।